Hello viewers, welcome to UPSC History Optional. And while I was curating the title today, A Tale of Three Monarchs, it reminded me of two famous works that we all have read at some point in our life. One is A Tale of Two Cities, the magnum opus of Charles Dickens, and then A Tale of Three Kings by Jane Edwards. Both are amazing books, particularly in context of the people who like history as a subject. और बल्कि जो ये ए टेल ऑफ टू सिटीज़ है, इसका हम इस हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो इसकी ओपनिंग लाइन ही है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन का वक्त था, तो इसको हम पढ़ेंगे जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, तो व्हाट दिस इज़ अबाउट ए टेल ऑफ थ्री मोनार्क्स, विल डिस्कस. First, a bit about myself. I am Raman, and having written multiple mains and given interview, through this channel I want to bring the whole history optional syllabus in a very lucid and interesting manner. So if you want to cover the whole history syllabus at one place, stay tuned. So coming to the topic of the day, it is enlightened absolutism. It is also called despotic enlightenment or also absolute monarchy. ये फिनोमिना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो कि जो एनलाइटनमेंट है यूरोपियन, उसके बैकड्रॉप में देखा गया। हुआ क्या कि एनलाइटनमेंट ने न सिर्फ थिंकर्स को और आम पॉपुलेशन को प्रभावित किया, बल्कि कुछ ऐसे रॉयलिटीज़ भी थी, कुछ ऐसे मोनार्क्स भी थे जो इन आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हुए। जब वो इन आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हुए तो उन्होंने चाहा कि इन आइडियाज़ को हम अपने किंगडम में, अपनी प्रिंसिपैलिटी में भी अप्लाई करें। तो वहाँ पे इन मोनार्क्स को बोला गया डेस्पोटिक एनलाइटनमेंट, इसको बोल लीजिए, एनलाइटन्ड एब्सोल्यूटिज्म बोल लीजिए, या एब्सोल्यूट मोनार्की बोल लीजिए। जो स्क्रीन पे तीन चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, यही वो हैं जिनकी हमें टेल ऑफ थ्री मोनार्क्स आज पढ़ने वाले हैं। Actually, there were many more such monarchs who were influenced by the ideas of enlightenment to a lesser or more degree, but these three are usually taken for the representative purpose because they are the most famous ones. तो मैंने भी इन तीनों को ही रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया है। इन तीनों के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि उस वक्त के जो समझने वाले, इंटेलेक्चुअल जहन रखने वाले जो नोबिलिटी थी या किंग्स थे, क्वींस थे, वो किस तरह से सोचते थे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्रेडरिक विलियम टू द ग्रेट ऑफ प्रशिया। उसके फादर जो फ्रेडरिक विलियम वन थे, वो जाने जाते हैं द रीजेंट किंग, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया। पर उनका बेटा फ्रेडरिक विलियम टू जो था, उसके फादर समझते थे कि ये नालायक है, ये मेरे रूल को कोलैप्स करवा देगा, बिकॉज ही इज़ टू बेनेवोलेंट टुवार्ड्स द सब्जेक्ट्स। तो जब फ्रेडरिक विलियम 1740 में तख्त पर बैठे, तो उन्होंने खुद को, अपने रूल को जस्टिफाई कैसे किया, ये बड़ा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन कोट इट इन योर आंसर्स ऑल्सो। दीज रूलर्स जस्टिफाइड देयर मोनार्की नॉट एज ए डिवाइन फिनोमिनन बट एज डेराइव्ड फ्रॉम देयर डिटर्मिनिज्म टू एक्ट। बल्कि फ्रेडरिक विलियम टू, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद को बोला एज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द स्टेट, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द लुई 14 ऑफ फ्रांस, जिन्होंने ये बोला था द स्टेट इट माई सेल्फ। आप देखिए कितना टोन में फ़र्क है। फ्रांस के 14th लुई ने बोला द स्टेट इट माई सेल्फ, कि स्टेट इज़ नथिंग बट मी, आई एम द स्टेट। बट दिस पर्सन आफ्टर, नॉट आफ्टर, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, वो लुई 14 भी अर्ली 18th सेंचुरी में हुए थे, और फ्रेडरिक टू ने उसी दौरान प्रशिया में बोला कि आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द स्टेट। इट्स ए वट ए बोल्ड एंड बिग स्टेटमेंट इट इज़। प्लीज़ कोट इट इन योर एग्जाम वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। फ्रेडरिक टू, इसी तरह फ्रेडरिक विलियम की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो मेरे ट्रूप्स हैं वो बेटर बिहेव करें सोसाइटी के साथ, पीपल के साथ। अदरवाइज़ होता क्या था कि इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को टॉर्चर किया जाता था, फायर कर दिया जाता था। फ्रांस के तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं।
पर फ्रेडरिक ने अपने सोल्जर्स को बोला कि डू नॉट शूट अंटिल यू सी द वाइट्स ऑफ देयर आइज, कि इतने पास से आपको शूट करना है, यू कैन नॉट शूट देम एज ए हर्ड, जस्ट उनको पास में लाइए, उनसे बात कीजिए एंड यू नो। इसी तरह जोसेफ टू, जो कि अच्छा मैं एक ज़रा सी बात बता दूँ, मे बी सिलेबस में नहीं है बट वेरी रेलेवेंट इट इज़, कि जबकि फ्रेडरिक विलियम वन सोचते थे कि मेरा बेटा नालायक मेरा सारा राज्य ख़राब कर देगा, पर हुआ इसका उल्टा। अक्सर ये हिस्ट्री में देखा गया है, अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू रीड हिस्ट्री बाय कोरिलेशन। हिस्ट्री में ऐसा बार बार देखा गया है कि जो किंग थोड़े बेहतर होते हैं टेम्परामेंट के, कम रूथलेस होते हैं, वो अपने साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा कर जाते हैं। आप अशोक का एग्जाम्पल ले लीजिए, अकबर का एग्जाम्पल ले लीजिए, और अब इस फ्रेडरिक विलियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। इसने ऑस्ट्रिया के भी कुछ हिस्से को कैप्चर कर लिया, जो कि इसके फादर कभी नहीं कर पाए थे, और ना सिर्फ कैप्चर कर लिया बल्कि वहाँ के लोगों को भी बाय एंड लार्ज इम्प्रेस कर दिया अपनी बेनेवलेंस से। तो जो दूसरे किंग थे ऑस्ट्रिया के, जोसेफ टू, उन्होंने इमिटेट करना चाहा फ्रेडरिक को, वो अपना आइडियल समझते थे फ्रेडरिक को। इन्होंने भी रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट किया, प्राइमरी एजुकेशन पे स्पेंड किया। जो क्लर्जी थी, जो क्लर्जी टैक्स कलेक्ट करते थे, इन्होंने क्लर्जी की टैक्स कलेक्शन की पावर रोक दी और उनके टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म कर दिए। तो क्लर्जी को टैक्स देना पड़ा ऑस्ट्रिया में फ्रेडरिक टू के जोसेफ टू के रूल के दौरान। और इन्होंने जो सर्फडम की रिजिडिटीज़ थी मेडाइवल यूरोप में, आप जानते होंगे सर्फडम क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर जब हम इंडियन फ्यूडलिज्म पढ़ेंगे मेडाइवल इंडिया में या अर्ली मेडाइवल इंडिया में, उस वक्त हम ज़रा सा हरबंस मुखिया के थ्रू हम ज़रा सी हिंट हमें यूरोपियन सर्फडम की उस वक्त मिलेगी। तो जोसेफ ने सर्फडम को भी वीकन करने की कोशिश की। इसी तरह एक क्वीन थी कैथरीन टू, जो कि ख़ुद तो एक जर्मन थी, पर उनकी शादी हुई थी रशिया के रॉयल घराने में। उनके हस्बैंड जो सार थे, वो जवानी में ही उनका असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद क्वीन को खुद गद्दी पे बैठना पड़ा। But she was very, very impressed with the developments in Western Europe, particularly in France. She was very close to the French way of life. She used to write letters to many French thinkers, and of course, they used to write her back. So overall, she was a इंटेलेक्चुअल क्वीन। तो उन्होंने भी एजुकेशन को इम्प्रूव करने पे काम किया, ऑर्फनेजेस एस्टेब्लिश किए, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए, वुमेन राइट्स को हाईलाइट किया, और जो टॉर्चर किया जाता था प्रिजनर्स को या क्रिमिनल्स को, उस टॉर्चर के ख़िलाफ़ भी इन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या ये सुधर गए थे, क्या मोनार्क सब कोई रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स बन गए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जहाँ इनको सूट करता था ये थोड़ा बहुत रिफॉर्म करते थे, वाइल होल्डिंग टाइट टू देयर सीट। तो इसके बारे में कहा जाता है, ये ध्यान से सुनिएगा, दीज रूलर्स इंस्टीट्यूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, शोड बेनेवलेंस टुवार्ड्स देयर सब्जेक्ट्स, एम्फेसाइज्ड रैशनैलिटी, एडोप्टेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाइल विदहेल्ड रिफॉर्म्स दैट कुड अंडरमाइन देयर सोवरेनिटी। कोई इन्होंने इलेक्शन नहीं कंडक्ट करने दिया, कोई पार्टीज फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टीज़ या सोशलिस्ट थॉट के लोग आगे आते जा रहे थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। जो लोग राइट्स डिमांड कर रहे थे एज सच उनको उतने राइट्स नहीं दिए कि इनकी पावर एंडेंजर हो सके। तो इन्होंने लेकिन फिर भी अपने दायरे में रहते हुए कुछ ना कुछ किया, और जो इन्होंने किया उसको एक बड़ा फेमस कोट है ऑफ लॉर्ड एक्टन, उन्होंने इसको बोला है रिपेंटेंस ऑफ मोनार्की। तो आपने गौर किया होगा कि द वीडियो वाज वेरी मच कंटेंट डेंस, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू च्यू ऑल द कीवर्ड्स, सब कीवर्ड्स को गूगल पे सर्च करिए, नोट करिए, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ कीवर्ड्स। इस टॉपिक से 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं, 2012 में, 2014 में। इफ़ यू वांट a compilation of PYQs, just ping me on my WhatsApp, I'll provide you. Apart from this, if you need one-to-one history optional consultation or mentorship, feel free to reach out to me in the WhatsApp number given in the description box. Thank you.